प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे राहुल गांधी के हरियाणा दौरे की। आप सभी जानते हैं 8 मई को चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी गुरुग्राम पहुंचे थे। लगभग 1 किलोमीटर तक उन्होंने पैदल मार्च किया, सद्भाव यात्रा को अपना समर्थन दिया। सद्भाव यात्रा के बारे में बड़ी कीमती बात कही, सीधे तौर पर कहा कि वह बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा को खुला समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इसे खुला समर्थन है, एआईसीसी का खुला समर्थन है, हरियाणा कांग्रेस का खुला समर्थन है। मंच पर भी तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। कुमारी शैलजा नहीं थी, लेकिन उनकी उत्तराखंड में ड्यूटी लगी थी, इसे किसी नाराजगी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव, वे गुरुग्राम के स्थानीय नेता भी मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी ने जो संदेश देने का प्रयास किया, उसका सार यही है कि जो मेहनत करेगा, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। कोई बेशक इस यात्रा को कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं मान रहा हो, लेकिन हम पहले दिन से कहते आए थे कि इस यात्रा को हाईकमान का समर्थन हासिल है और राहुल गांधी ने गुरुग्राम पहुंचकर हमारी बात पर मुहर लगा दी। दोस्तों, हम आपको ये बता दें, पहले दिन भी बताते आ रहे थे, आज एक बार फिर बता दें कि बृजेंद्र सिंह के रूप में कांग्रेस में एक नई लीडरशिप उभरी है। बृजेंद्र सिंह अब केवल चौधरी वीरेंद्र के बेटे नहीं हैं, बल्कि वह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हो चुके हैं, वरिष्ठ नेता बन चुके हैं। कांग्रेस में एक ऐसा चेहरा है जो आगे चल करके मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। हम दावेदार बात कह रहे हैं, फैसला हाईकमान करेगा, सत्ता आएगी तब करेगा, कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तब करेगा। कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं, ये भी हाईकमान तय करेगा। विधायक तय करेंगे, सत्ता आएगी या नहीं यह भी भविष्य तय करेगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री पद का चेहरा चौधरी बृजेंद्र सिंह में अब देखा जाने लगा है। अब वह एक आम कांग्रेसी नहीं है, बल्कि खास कांग्रेसी बन गए हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने यह संदेश दिया है कि जो भी मेहनत करेगा बृजेंद्र सिंह की तरह, वह हमें स्वीकार होगा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। और उन्होंने संदेश भी दे दिया कि निकलिए सड़कों पर, कमरों में बैठने की जरूरत नहीं है। बंद कमरों में बैठकर कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। कांग्रेस मजबूत होगी चौधरी बृजेंद्र सिंह जैसे कदमों से, चौधरी बृजेंद्र सिंह जैसी सद्भाव यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि वे जानते हैं कि यात्रा में कितनी मेहनत होती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने बृजेंद्र सिंह की पीठ पर हाथ रखा है, बृजेंद्र सिंह को पूरी अपनी शुभकामनाएं दी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। अब बात करते हैं उन आलोचनाओं की जो ये कह रहे हैं कि अभी हुड्डा को भी आना पड़ा, फलां को भी आना पड़ा, उसको भी आना पड़ा। तो भाई मेरे, इसको इस दृष्टि से न देखें कि अब उनको आना पड़ा। राहुल गांधी आएंगे तो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष को भी आना पड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष को भी आना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं है, उन्हें यह कहने का तो हक है, क्योंकि यह कांग्रेस कमेटी की ओर से यात्रा नहीं थी। यह बृजेंद्र सिंह की अपनी यात्रा है, बृजेंद्र सिंह की अपनी मेहनत है। लेकिन इस यात्रा को कांग्रेस के तमाम नेताओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए था। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में, रोहतक, सोनीपत या हरियाणा में उनका व्यापक प्रभाव है, बड़े स्तर पर प्रभाव है, वहां खुद शामिल हो लेते इस यात्रा में, बृजेंद्र सिंह के सिर पर हाथ रख देते, तो उनका क्या बिगड़ता। उनका कद छोटा थोड़ी होता, उनका कद बड़ा ही होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद इतना छोटा नहीं है कि बृजेंद्र सिंह आकर के एकदम हुड्डा को दरकिनार कर देंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जगह खाली करनी पड़ेगी ताकि युवा आ सके। वह चाहे दीपेंद्र हुड्डा आए, चाहे बृजेंद्र सिंह आए, और पुत्र मोह छोड़ करके बृजेंद्र सिंह को भी उसी तरह स्वीकार करना होगा जिस तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वीकार किया उन्होंने। जिस तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शतरंज की चालें चली, उस तरह की चालों की जरूरत नहीं थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। यही बात कुमारी शैलजा पर भी लागू होती है। अगर कुमारी शैलजा भी रूठती नहीं और कांग्रेस के 4-5 विधायक फालतू बात नहीं करते, नौकरियां ठेके पर बेचने की बात नहीं करते, तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर उदारता दिखाते, मेहनत कर देते, तो उचाना विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा का नहीं बल्कि बृजेंद्र सिंह के रूप में हरियाणा विधानसभा में एक चेहरा होता। लेकिन पता नहीं उस समय बृजेंद्र सिंह यात्रा निकाल पाते या नहीं निकाल पाते। समय करवाता है, समय बलवान होता है, इसीलिए कहावत कही गई है, समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े, किसी समय की बात। हम आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं थी। कांग्रेस की अधिकृत यात्रा तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। चौधरी बृजेंद्र सिंह की अपनी यात्रा है। लेकिन चौधरी बृजेंद्र सिंह ने हिम्मत दिखाई है
यह यात्रा निकालने की। ऐसी हिम्मत हर कांग्रेसी को दिखानी चाहिए। अगर पार्टी के स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं बना था, हो सकता है उस समय कांग्रेस की इकाई गठित होती, प्रदेश अध्यक्ष बन चुके होते, तो बृजेंद्र सिंह प्रदेश इकाई को विश्वास में लेकर के भी यात्रा निकाल सकते थे। लेकिन यात्रा प्रदेश इकाई का गठन होने से पहले, राव नरेंद्र सिंह की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने से पहले शुरू हुई थी, इसलिए इसे बृजेंद्र सिंह की हम आज भी व्यक्तिगत यात्रा मान रहे हैं। लेकिन इस व्यक्तिगत यात्रा को हर कांग्रेसी का समर्थन मिलना चाहिए था। और दूसरा कोई कांग्रेसी भी अगर इस तरह का प्रयास करता है और तमाम जिलों के कांग्रेसी उसकी पीठ पर आकर के खड़े होते हैं, उसका साथ देने के लिए खड़े होते हैं, तो दूसरे कांग्रेसी नेता की भी सड़क पर चलने की हिम्मत पड़ेगी। क्योंकि आज सड़क पर चल करके ही भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला आम जनता के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कांग्रेस के लिए जरूरी है। कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो उसे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना होगा। मैदान में बताना होगा कि हमारी बड़ी लकीर है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छी नीतियां हैं, तब जाकर के लोग आपको स्वीकार करेंगे। लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वोच्च होते हैं। फैसला तो मतदाता करेंगे कि कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे आगे या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएंगे। लेकिन जो रास्ता चौधरी बृजेंद्र सिंह ने अपनाया है, उस रास्ते को कांग्रेस हाईकमान पसंद करता है, उस रास्ते को राहुल गांधी पसंद करते हैं, उस रास्ते को मल्लिकार्जुन खड़गे पसंद करते हैं। और गुरुग्राम आकर के 8 मई को राहुल गांधी ने यही कहा है। राहुल गांधी ने अपनी बातें यहाँ गुरुग्राम आकर के भी दोहराई है। उन्होंने वोट चोरी के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपना करके चुनाव जीतती है, भारतीय जनता पार्टी का सब चीज़ों पर कब्जा होता जा रहा है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका के सामने झुकने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ भी तीखी आलोचना की। उन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री उस फाइल में है और ट्रंप के इशारे पर इसी कारण नरेंद्र मोदी को चलना पड़ रहा है। उन्होंने अडानी पर फिर कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। यह केस अडानी पर नहीं बल्कि मोदी पर ही है। कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए था। उन्होंने सीधे सीधे कटाक्ष किए। और कुल मिलाकर के यात्रा के सार की बात करें तो राहुल गांधी ने कह दिया है कि बृजेंद्र सिंह ने इस यात्रा के दौरान लोगों की नब्ज पकड़ी है, लोगों से उन्हें अच्छा फीडबैक मिला है, लोगों से उन्हें पूरे हरियाणा को समझने का, जानने का मौका मिला है, लोगों की समस्याएं समझने का मौका मिला है। और यही सही रास्ता है लोकतंत्र में। लोगों के बीच जाएं, लोगों की आवाज़ सुने। उन्हें पक्का पता है, राहुल गांधी को पक्का पता है कि मीडिया में उनकी बातों को अधिक तवज्जो नहीं मिलेगी। आप आज के अखबार उठा करके देख सकते हो, हरियाणा के अखबार उठा करके देख सकते हो, नरेंद्र मोदी की कोई सभा होती है तो पहले पन्ने पर जगह मिल जाती है। राहुल गांधी काफ़ी समय बाद हरियाणा में आए थे और एक विशेष मकसद से आए थे, पदयात्रा में शामिल होने आए थे, गुरुग्राम जैसे महानगर में पहुंचे थे। लेकिन मेरे सामने 3 अखबार है, किसी ने पहले पन्ने पर राहुल गांधी को जगह देना उचित नहीं समझा है, किसी ने भी। दैनिक भास्कर कभी कभी इस तरह के प्रयास करता रहा था, लेकिन क्योंकि शुभेंदु बंगाल के मुख्यमंत्री चुने गए, उनकी बात को भी जगह देनी चाहिए थी। लेकिन हमारा साफ मानना है कि पहले पन्ने पर राहुल गांधी को भी जगह मिलनी चाहिए थी हरियाणा के अखबारों में। ऐसा नहीं हुआ। बाकी तो ये संपादकीय विवेक पर निर्भर है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी धारणा गलत हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस के नेताओं को उतना वजन अब अखबारों में नहीं मिल रहा है जितना वजन विपक्ष को मिलना चाहिए। अखबार हो या दूसरे चैनल हो, कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश अब सत्तारूढ़ दल के गुणगान गाने में लगे हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र में अगर कांग्रेस सड़क पर लड़ाई लड़ रही है तो उसको भी उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह सकती है, इनकी नीतियों को गलत ठहरा सकती है, कांग्रेस पर आरोप लगा सकती है, उनकी बात भी दिखाने का हक है। लेकिन लोकतंत्र में अखबारों को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान तरीके से जगह देनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं किस तरह यात्रा में भीड़ उमड़ी। लेकिन भीड़ इससे भी अधिक हो सकती थी अगर कांग्रेसी नेता एकजुट होकर के प्रयास करते। लेकिन चूंकि भीड़ की जिम्मेदारी भी बृजेंद्र सिंह और उनके साथियों पर ही थी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भीड़ आई वह राहुल गांधी को सुनने आई, बृजेंद्र सिंह के प्रयासों से आई और बृजेंद्र सिंह के साथियों के प्रयासों से आई। जो लोग बृजेंद्र सिंह की यात्रा को कमजोर करना चाहते थे, उन्होंने इसमें अधिक सहयोग नहीं किया, उन्होंने इसमें नाम मात्र के लिए भागीदारी निभाई। इसीलिए यात्रा में जो भीड़ दिख रही उतनी ही भीड़ रही। ये भीड़ संतोषजनक है, ये भीड़ अच्छी है, लेकिन इससे भी अधिक भीड़ हो सकती थी, ये हम कहना चाहते हैं। दोस्तों, आप राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात जरूर कहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।
एक बात चलते चलते और कहते हैं, राहुल गांधी की महत्वपूर्ण बातें हम आपको वीडियो के अंत में सुनवा रहे हैं, सुनिएगा जरूर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर। कुछ साल पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की थी। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले। हमारे साथ लाखों लोग चले थे और एक नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और ये नारा हमारा नारा नहीं था, ये नारा भीड़ से आया था। मगर देश को इस नारे की जरूरत थी और अभी भी इस देश को इस नारे की जरूरत है। तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप आइए, आपको बधाई देता हूं कि आपने उसी प्रकार बैठ सकते, आपने उसी प्रकार हरियाणा में ये यात्रा की, जनता के बीच में गए, हरियाणा की सड़कों पे चले और आपको इस यात्रा से बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको हरियाणा का जो पल्स है, हरियाणा का जो पल्स है वो आपने मतलब लोगों से सुनकर समझा है। और मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं, उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। सीखने को मिलता है, लोग जुड़ते हैं, राजनीतिक समझ बढ़ती है। और हर यात्रा का, चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, यात्रा की हिंदुस्तान में यात्रा का ट्रेडिशन है। तो यात्रा का जनता को और जो यात्रा करते हैं उनको फायदा होता है। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। क्योंकि जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, अब निकोबार आइलैंड में मतलब पूरा का पूरा वहां पे बेच रहे हैं अदानी जी को। तो जनता को बात समझ आ गई है, इलेक्शन चोरी होता है और फिर आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। मैंने आपसे पूछा कि हरियाणा में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। आप हजारों किलोमीटर चले हो और आपने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है।
डिग्री मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्री मिल जाती है, मगर फिर रोजगार नहीं मिल सकता। छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो गई। सीधा सा मॉडल है, अदानी अंबानी जी को देश का धन दिया जाता है और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जाता है। युवाओं को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसका नशा दिया जाता है। और अगर आप सबूत चाहते हैं, अगर आप सबूत चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कंट्रोल में है, तो मैं आपको अभी सबूत दे देता हूं। कुछ दिन पहले यूएस इंडिया डील हुई, आपने देखा आपने? यूएस डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया और अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ऐसी डील कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, ना कांग्रेस पार्टी का, ना बीजेपी का, ना किसी और पार्टी का ऐसी डील कर सकता है। और अगर डील करी है तो अमेरिका के दबाव में आकर करी है। डील में क्या हुआ? हमारा कृषि का सेक्टर, उसको अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया। दाल, कपास, अखरोट, बादाम, अमेरिका के किसान अपना माल अब हिंदुस्तान में बेचेंगे। उनके हजारों एकड़ के खेत होते हैं, मैकेनाइज्ड खेत होते हैं, हमारे छोटे खेत होते हैं। हिंदुस्तान के सारे किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। पहला काम नरेंद्र मोदी ने यह किया। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल हर साल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मतलब हमारे सारे के सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो जाएगी, अमेरिका का माल हिंदुस्तान खरीदेगा। तीसरी बात, और शायद सबसे खतरनाक बात, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं से तेल खरीदेंगे जिनकी परमिशन आप हमें दोगे। आपसे पूछे बिना हम किसी से तेल नहीं खरीदेंगे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, वेनेजुएला हो, इराक हो, ईरान हो। हिंदुस्तान तेल खरीदेगा तो अमेरिका से पूछकर, डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन लेके खरीदेगा। और चौथी बात, आपका सारा का सारा डेटा, जो आप बातचीत करते हो, मैसेजेस भेजते हो, आपका मेडिकल डेटा, अस्पताल में आपका जो डेटा है, सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया है। तो ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दी। हिंदुस्तान को क्या मिला? हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला, जीरो, कुछ नहीं मिला। हमारा टैक्स बढ़ गया, उनका टैक्स जीरो हो गया, हमारा डेटा गया, हमारा कृषि का सेक्टर गया, हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी गई, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अमेरिका का कुछ नहीं गया। इसके 2 कारण हैं और मैं आपको साफ बता देता हूं। सबसे पहला कारण, आपने नाम सुना होगा एप्स्टीन का, सुना है? 30.5 लाख एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है। और डोनाल्ड ट्रंप यह बात जानता है, समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, मीडिया में खुल के कहता है, अपने ट्विटर पे खुल के कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। और दूसरा काम, अदानी कंपनी पर अमेरिका में केस लगा रखा है, क्रिमिनल केस।
अदानी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, मगर हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, अमेरिका में इस पर केस है, क्रिमिनल केस है, इसको पकड़ के ये ले जाएंगे। और ये केस अदानी पे नहीं है, ये बात आप समझिए, ये केस नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अदानी एक है। कंपनी का नाम अदानी है, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। और ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अदानी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, इसलिए उसने केस लगाया है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। नरेंद्र मोदी चू नहीं कर सकता है बिना डोनाल्ड ट्रंप के परमिशन लिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर इससे कहेगा तू जंप मार, नरेंद्र मोदी जंप मारेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। आप देख लेना, आपने देखा पता नहीं, मैंने भाषण किया, यूएस डील पर भाषण किया लोकसभा में, मैंने एप्स्टीन का नाम लिया और नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को इशारा किया कि भैया इसको, स्पीकर से कहा कि भैया बंद करवा। 4 घंटे लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया। मैं क्या बोलने जा रहा था? मैं एप्स्टीन की बात करने जा रहा था, मैं अदानी के बारे में बोलने जा रहा था, मगर नरेंद्र मोदी जी उठ के पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते, यह सच्चाई है। इनका सिस्टम क्या है? अदानी इनकी पूरी मार्केटिंग करता है, इनको ये पूरी देश का धन पकड़ाते हैं। इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और सीधी सी बात है, हम नरेंद्र मोदी से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते नहीं। कर लो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। संविधान पर आक्रमण किया है। और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया है। हम इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विचारधारा की लड़ाई है और 2 ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक 2 ही विचारधारा है, एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी। और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को
कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये यात्रा की। हजारों किलोमीटर आप चले। मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। आपने किया। पूरा मेरा सपोर्ट है आपको। हरियाणा कांग्रेस का सपोर्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।